हेलो एवरीवन, जैसे आप सभी को पता है आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल का डेली आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाता है। तो आज एक और नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज के वीडियो में आपको डिटेल में कराया जाएगा। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे पेपर 1 की, चाहे पेपर 2 की, सबसे आसान होता है आर्ट ऑफ टीचिंग में स्कोर लाना। आसानी से 50 नंबर में आप 40 नंबर लाकर बिहार स्टेट को आराम से क्वालीफाई कर सकते हो। चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, आर्ट ऑफ टीचिंग में स्कोर लाना काफ़ी आसान है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो जिसमें आपको टोटल 30 प्रैक्टिस सेट 1500 प्लस क्वेश्चन और पूरा डेफिनेशन के साथ दिया जा रहा है सिर्फ 151 में, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे पेपर 1 की, चाहे पेपर 2 की, सारे सब्जेक्ट का नोट्स और प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, जो काफ़ी कम रेट में आपको दिया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो रहेगा 8/9/2023 का। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक शिक्षण का प्रविधि नहीं माना जाता? अभ्यास, किंडरगार्टन, चित्रण या ऑप्शन डी नाते रूपांतरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बहुत सारे गलती आपने स्टेट में किया होगा। किंडरगार्टन सबको लगता है कि शिक्षण का एक प्रविधि है, लेकिन किंडरगार्टन आपका एक मानववैज्ञानिक प्रणाली है, ना कि एक प्रविधि है शिक्षण का, जिसका अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग आपने सीटेट में पढ़ा होगा। क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में आपको बताना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है। पहला ऑप्शन है साचार्य अधिगम, स्वायत्त अधिगम, सहायक अधिगम या ऑप्शन डी सहयोगात्मक अधिगम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लासिकल कंडेंसिंग साचार्य अधिगम माना जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। प्रभावकारी शिक्षण विधि क्या है? प्रदर्शन एवं व्याख्यान विधि, परंपरागत व्याकरण विधि या ऑप्शन सी अनुक्रियात्मक व्याख्यान या ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है, बच्चों को चुनौतीपूर्ण बनाने हेतु क्या उनके अंदर बदलना चाहिए? क्रिया, क्रिया विशेषण, संज्ञा या ऑप्शन डी विशेषण। तो बच्चों को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए उनके अंदर क्रिया को बदलना चाहिए और उनको एक पूर्व दर्शित लक्ष्य भी निर्धारित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। संश्लेषण का क्या अर्थ होता है? नवीन विचार का निर्माण करना, नवीन वस्तु का निर्माण करना या ऑप्शन सी अद्वितीय उत्पादन का निर्माण या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। दल शिक्षण मिलकर क्या काम करता है? दो या दो से अधिक शिक्षक का, दो या दो से अधिक छात्र का, शिक्षक और छात्र का या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग गलती करोगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दो या दो से अधिक शिक्षक जब एक साथ होते हैं तो उसे दल शिक्षक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सातावादी शिक्षण क्या है? बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, अनुभव केंद्रित या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सत्तावादी शिक्षण आपको शिक्षक केंद्रित माना जाता है, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। विधि परीक्षण क्या देता है? रचनात्मक सोच, तर्क या ऑप्शन सी आलोचनात्मक निर्णय या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा और सारे क्वेश्चन का आप आंसर लिखते रहिएगा कि आपका ओवरऑल कितने क्वेश्चन आर्ट ऑफ टीचिंग में आपका सही हो रहा है। अगर सिर्फ़ आप वीडियो देख रहे हो और आंसर मुँह ज़बानी दे रहे हो और आप खुद जज नहीं कर पा रहे हो कि आपकी तैयारी कैसी है, कितने नंबर आज के प्रैक्टिस सेट में आपका आ रहा है, तो आप काफ़ी ज़्यादा गलती कर रहे हो। आप एक पेज पे टोटल ऑफ क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करे, लिख कर नोट करते रहिए, तभी आपको आइडिया लग पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर जो स्टूडेंट सीरियस है तो ऐसा ज़रूर करेगा। अगर आप सीरियस नहीं हो, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपने फ्यूचर को लेकर और अपने एग्ज़ाम को लेकर अभी तक आप सीरियस नहीं हुए हो। जब आपका रिज़ल्ट आएगा तब आपको अफ़सोस होगा। इसलिए अभी से मुश्किल से 1 महीने से कम टाइम बचा हुआ है, तो सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए और जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, आप लोग नोट डाउन करते रहिए। विधि परीक्षण क्या देता है? मैंने बता चुका हूँ इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इनमें से एक मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत माने गए हैं। सक्रियण, आकलन, विश्लेषण या ऑप्शन डी उपलब्धि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और कौन-कौन से 5 प्रमुख सिद्धांत हैं, आप यहाँ पर देख लो और इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर रख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला समस्या केंद्रित, सक्रियण, प्रदर्शन, आवेदन और एकीकरण आपके मेरिल के 5 प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से मेरिल सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत हैं और एक ऑप्शन इसमें से हटा देगा और आपको पहचान करना होगा कि मेरिल के 5 सिद्धांत कौन-कौन से हैं। इस तरह क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एच, डी, डी, आई, ई मॉडल में ए इनमें किसके लिए है? जो आपका ए है, ये ए जो है किसके लिए आपको ये बताना है। विश्लेषण के लिए, उपलब्धि के लिए, आकलन के लिए या ऑप्शन डी अनुप्रयोग के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ए फॉर एनालिसिस होता है, तो उसका हिंदी विश्लेषण जिसे आप इंग्लिश में एनालिसिस के नाम से जानते हो और हिंदी में विश्लेषण विश्लेषण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा और इसका सब कुछ यहाँ पे दिया गया है फुल फॉर्म, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर रख लीजिएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है निम्नलिखित में कौन-सा कौशल सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है। माइक्रो टीचिंग से आपके हर बार आपके पेपर में एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आर्ट ऑफ टीचिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके बार-बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे आपको सेम क्वेश्चन आपके अगले दिन पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इसलिए आर्ट्स ऑफ टीचिंग जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आर्ट्स ऑफ टीचिंग आपको बिहार स्टेट क्वालीफाई करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आप आर्ट्स ऑफ टीचिंग कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप किसी भी जो आपका मेन सब्जेक्ट है उस पे फ़ोकस कीजिए। क्योंकि अगर आप आर्ट्स ऑफ टीचिंग में 50 में 40 नंबर लेकर आ जाते हो, तो आपको सिर्फ़ 35 नंबर लाना होगा जनरल वालों के लिए 100 नंबर में से, जो आप आसानी से ला सकते हो। तो सबसे पहले फ़ोकस आपको आर्ट ऑफ टीचिंग पे करना है। पहला ऑप्शन है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, चित्रकला कौशल, श्यामपट्ट कौशल या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। माइक्रो टीचिंग की बात की जा रही है तो माइक्रो टीचिंग आपके चित्रकला कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। परीक्षण द्वारा किया जा सकता है कौशलों का विकास, स्वस्थ आदतों का विकास, कृत्रिम व्यवहार का निर्माण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षण द्वारा कौशलों का विकास किया जा सकता है तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। शिक्षण क्यों आवश्यक है? तो आप सबको पता होगा कि जो आपका शिक्षक परीक्षण क्यों आवश्यक माना जाता है आपके स्कूल में। पहला ऑप्शन है शिक्षण कौशल बढ़ाता है, विद्यालय संगठन को समझना या ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और मुझे उम्मीद है इसमें आप लोग सब कोई गलती करोगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। शिक्षक परीक्षण आपके शिक्षण कौशल को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन सी विधि कक्षा में काफ़ी बार उपयोग की जा सकती है? काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है। ध्यान से ऑप्शन को समझिए और इसका व्याख्या कीजिए कि इस ऑप्शन का मतलब क्या होता है, उसके बाद आसानी से आप आंसर दे पाओगे। पहला ऑप्शन है केस अध्ययन, अवलोकन, प्रयोगात्मक या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अवलोकन। बच्चे के सीखने के लिए किस प्रकार का कक्षा वातावरण सबसे ज़्यादा अधिक अनुकूल माना जाता है? निष्क्रिय कक्षा का वातावरण, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आपका पैसिव क्लासरूम रहेगा, निष्क्रिय रहेगा, तो वहाँ पे कक्षा का वातावरण कैसे अच्छा हो सकता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर नहीं होगा। शिक्षक अनुकूल कक्षा का वातावरण, तो टीचर के प्रति अगर क्लासरूम टीचर के अकॉर्डिंग होगा, तो कभी भी बच्चे पढ़ नहीं पाएँगे। तो ऑप्शन बी भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी है कक्षा का भौतिक वातावरण, मतलब क्लास में जो आपका वातावरण है काफ़ी ज़्यादा फिजिकल है, काफ़ी एक्टिव है, तो सबसे ज़्यादा वातावरण आपका सेफ माना जाता है बच्चों के लिए। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है पाठ्य पुस्तक में कक्षा में क्या उपयोग किया जाता है? विचार और सोच की व्याख्या करने हेतु, शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, या ऑप्शन सी जो पढ़ाया जाना है उसे परमिशन करना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और उम्मीद है कि इसमें आप लोग सब कोई गलती करोगे क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप मोबाइल में बैठे बैठे आंसर टिक आउट कर रहे हो। जब तक आप खुद से पीडीएफ को या बुक को लेकर सामने नहीं बैठोगे, नहीं बनाओगे, तब तक आपका नहीं होगा। और कितना क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट हो रहा है, आपको बताना पड़ेगा। जब तक मोबाइल में आंसर बताने से पहले जब तक आप खुद से बैठ कर नहीं पढ़ोगे, तो आप मोबाइल में चाहे किसी का भी वीडियो देख लो, आप सही आंसर नहीं बता पाओगे जब तक आप खुद से पढ़ाई नहीं करोगे, जब तक खुद से लेकर किताब कॉपी लेके नहीं बैठोगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन-सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास होता है। या ऑप्शन बी, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों की तर्क शक्ति का विकास होता है। या ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तक छात्रों को पढ़ाई का विमुख करता है। या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है शिक्षक प्रभावशीलता का मानदंड है योग्यता, उत्पादन, प्रक्रिया, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। टीचरों के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है बच्चों के साथ, प्रिंसिपल के साथ, शिक्षक स्वयं के साथ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर ए टिक आउट किया था अपने पिछले साल क्वेश्चन पेपर में। तो आपके विभाग ने, आपके जो आपके विभाग है स्टेट, उसके आयोग ने इसका राइट आंसर ऑप्शन सी टिक आउट किया था। इसलिए ऑप्शन ए आप टिक आउट मत करना आपके पेपर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित विधियों की विशेषताएं क्या-क्या हैं? औपचारिकता, शिक्षक की संप्रभुता, नवीन तकनीक की अवहेलना, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो काफ़ी आसान सा सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एक अच्छे मूल्यांकन में डैश नहीं होता है। ये सवाल ऑलरेडी मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ क्योंकि क्वेश्चन फिर से आपके रिपीट है। जैसे मैं आपको बार-बार बताते आ रहा हूँ कि आर्ट ऑफ टीचिंग में आपका क्वेश्चन रिपीट होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछा जा चुका है। विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठा, या ऑप्शन डी व्यक्तिनिष्ठा। तो एक अच्छे मूल्यांकन में आप व्यक्तिनिष्ठा नहीं होता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक परीक्षा का प्रकार डैश है? बाहरी परीक्षा, मापदंड संदर्भित परीक्षा, संकलनात्मक परीक्षा, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी।
इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लेना, क्योंकि सवाल आपके एग्जाम में फिर से दोबारा पूछा जा सकता है। क्योंकि मैट्रिक और इंटर का पेपर चल रहा है, तो हो सकता है सवाल फिर से आपके पेपर में देखने को मिल जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन है? निरपेक्ष मूल्यांकन, सापेक्ष मूल्यांकन, उपरोक्त में से दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। बार बार आप लोग को बोलना पड़ता है लाइक करने के लिए। जितने लोग वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए वीडियो को, और पूरा अंत तक देखिए, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितनी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विषय वस्तु की रूपरेखा क्या होती है? ये भी सवाल आपका रिपीट है। ऑप्शन है पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ, या ऑप्शन डी इकाई। तो विषय वस्तु की जो रूपरेखा होती है, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार होती है विषय वस्तु। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। कक्षा में वातावरण में मूल्य, मानकों और विश्वास का प्रसारण क्या है? मुख्य पाठ्यक्रम, छिपा हुआ पाठ्यक्रम, सामग्री पाठ्यक्रम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, छिपा हुआ पाठ्यक्रम। क्वेश्चन 26 कह रहा है, अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक कौन कौन से हैं? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है शिक्षक का, विषय की प्रकृति, छात्रों की जाति, या ऑप्शन डी छात्रों की रुचि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। घुमा फिरा कर आपको छात्रों को सबसे पहले आपको रखना है। जब छात्र खुश होंगे, जब छात्र पढ़ाई करने में रुचि लेंगे, तभी आपका काम और आपका जो रूप है, स्कूल है, सब कुछ अच्छा होगा। सबसे पहले आपका छात्रों को खुश करना है और छात्रों को पढ़ाना है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। शिक्षण अधिगम किसकी प्रक्रिया मानी जाती है? सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त, या ऑप्शन सी ज्ञात से अज्ञात, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो शिक्षण अधिगम आपके सिंपल टू स्पेसिफिक, कंक्रीट टू फॉर्मल, नोन से अननोन, ये सब चीज़ आपके शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया मानी जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, ऑल ऑफ दिस। और आप देख सकते हो, टोटल शिक्षण के बहुत सारे निम्न होते हैं, नियम होते हैं, जैसे ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, विशेष से सामान्य, विश्लेषण संश्लेषण, ये सब चीज़ आपके शिक्षण अधिगम के प्रक्रिया का हिस्सा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 28 कह रहा है, इनमें कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? परिपक्वता, तत्परता, आकांक्षा का स्तर, या ऑप्शन डी भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक जो आपका सीमा है, वो आपके शिक्षण अधिगम को कोई प्रभावित नहीं करता। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। स्मरण क्या है? सैद्धांतिक शिक्षण सामग्री है, दृश्य शिक्षण है, स्मारक सहायक शिक्षण सामग्री है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो स्मरण सहायक शिक्षण सामग्री मानी जाती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और जितने लोग डी आंसर कर रहे हो, आप लोग को और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। नहीं तो आप आर्ट ऑफ टीचिंग जो आसान सब्जेक्ट है, उसे आप भारी बनाकर 30 में आप 10 से 12 नंबर लेकर आओगे। इसलिए अभी भी मौका है, आराम से प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके आर्ट्स ऑफ टीचिंग का, और 50 में 40 नंबर लेकर आइए और बिहार स्टेट को क्वालिफाई कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हैंड्स ऑन अधिगम का क्या लाभ है? मैंने इस सवाल बहुत बार बता चुका हूँ, हर बार ये सवाल आपके प्रैक्टिस सेट में पूछा जाता है। अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट अभी तक आप देखते आ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर, कि हैंड्स ऑन अधिगम का लाभ नए कौशलों को सीखने में और प्रकृति में अंत क्रिया के लिए प्रोत्साहित करना दोनों होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और यहाँ पर आर्ट्स ऑफ टीचिंग का क्वेश्चन खत्म होता है। और आर्ट्स ऑफ टीचिंग में अगर आपका स्कोर 25 प्लस नहीं आ रहा है, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि आर्ट्स ऑफ टीचिंग इतना आसान से क्वेश्चन में आपको 30 में 25 नंबर लाना कंपलसरी है। आपको आना ही चाहिए, तभी जाकर आप बिहार स्टेट क्वालिफाई करोगे और बिहार बीपीएससी 3.0 या 4.0 में आप बैठ पाओगे। तो इतना शानदार मौका आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा, बिहार स्टेट क्वालिफाई कर बीपीएससी एग्जाम में बैठने के लिए।
तो आर्ट्स ऑफ टीचिंग को अपना मेन सब्जेक्ट बनाइए और इसमें आसान से क्वेश्चन देकर 50 में 40 नंबर लाकर अपने बिहार स्टेट को क्वालिफाई कीजिए। अब चलते हैं 20 क्वेश्चन पे जो आपके जीके और जीएस मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है 1875 में कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से आपको जाना जाता है स्थापित भारतीय लीग कौन से जुड़े हुए थे? पहला ऑप्शन है शिशिर कुमार घोष और अरविंदो घोष, काली मोहनदास और अरविंदो घोष, या ऑप्शन सी शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी। तो 1875 में कलकत्ता में स्थापित भारतीय लीग से आपके शिशिर कुमार घोष और शंभुचरण मुखर्जी जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब जुड़े गए थे? तो 25 सितंबर 1875 को शिशिर कुमार घोष द्वारा इंडियन लीग की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, जिसकी अध्यक्ष शंभू चंद्र मुखर्जी को बनाया गया था। ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। मुगा रेशम का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? असम, बिहार, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो बिहार तो कभी कुछ उत्पादन करता नहीं है, तो मुगा रेशम करने का सबसे बड़ा राज्य आपका असम माना जाता है। और यहाँ पर कुछ राज्य दिए गए हैं जिसमें आपको शहतूत रेशम उत्पादन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मेघालय और उत्तर प्रदेश। मूंगा रेशम सिर्फ आपको असम में देखने को मिलता है। बात कीजिए बिहार में कौन सा रेशम होता है, तो बिहार में ईरी रेशम होता है। इसे याद रखिएगा कि ईरी रेशम सिर्फ आपको बिहार में होता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा या आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव डालता है? आयात में वृद्धि, मुद्रास्फीति में कमी, निर्यात में वृद्धि, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि ये महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला भारत का सभ्य अंग्रेज आंदोलन था। सेकंड स्टेटमेंट है ये बिहार के चंपारण जिले में काश्तकारों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक विरोध था। उपरोक्त में से कौन सा कथन चंपारण सत्याग्रह बारे में सही है और गलत है? और आपको सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़िए और बताइए कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। और ऑप्शन आपको दिए गए, आपको ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। और इसमें आप लोग गलती करोगे क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पहले आप पढ़ते नहीं हो और गलती करके आप पछताते हो। तो पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए और उसके बाद बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों आपका सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण आयोजित किया था? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, या ऑप्शन डी विदेशी मंत्रालय। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बी होगा। गृह मंत्रालय ने 1922 में इसका सर्वेक्षण को पूरा किया था और इसकी प्रोग्राम आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 36 कह रहा है निम्नलिखित में किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? काफ़ी आसान सा सवाल है। अगर आप इसका आंसर बता नहीं पा रहे हो तो भाई कुछ करने की ज़रूरत है। कुछ करने की नहीं, बस आपको मेहनत की ज़रूरत है अगर आपको क्वालिफाई करना है, बिहार में टीचर बनना है तो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, इसका जो आपको ग्रीन हाउस की बात की जाए तो ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा मीथेन और आपका कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 37 कह रहा है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में कितने मुख्य घटक होते हैं? 2, 3, 7 या 11। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। एकीकृत अपशिष्ट में दो प्रकार के मुख्य घटक होते हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। किस प्रकार की खेती वनों की कटाई अधिक होती है? निर्वाह खेती, वाणिज्यिक खेती, मिश्रित खेती, या ऑप्शन डी डेयरी फार्मिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
एल नीनो घटना क्या होती है? अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर में पेरू के समीप समुद्री सतह के गर्म होने की घटना को एल नीनो कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, हो सकता है सवाल आपके एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकता है। इस क्वेश्चन को जरूर स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो। अगला क्वेश्चन है, टी गंगा की डॉल्फिन निम्नलिखित में किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और याद रखिएगा, गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेंटिस्टा गैंटिका होता है। इसे याद रखिएगा कि गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेंटिस्टा गैंटिका होता है, जो 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। और इसका मुख्यालय आपको पटना में देखने को मिलता है। इसे भी आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और इसके बाद टोटल आपको 40 क्वेश्चन आपके जीके जीएस आर्ट्स और टीचिंग के थे। और 10 क्वेश्चन आपके मैथ से पूछे जाएंगे और आपके रीजनिंग से पूछे जाएंगे, जो काफ़ी आसान है। और आपको यहाँ पर सोल्यूशन के साथ आसान भाषा में आपको दिया गया है, जो आप आसानी से बना सकते हो। 5 क्वेश्चन मैथ के होते हैं और 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग होते हैं। और काफ़ी आसान से सवाल होते हैं मैथ और रीजनिंग के। और इसलिए मैं गला फाड़ के तब से कह रहा हूँ कि 50 में से 40 नंबर लाना आसान है। बस आपको कैसे पढ़ना है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे आप कंप्लीट करो, कैसे पढ़ाई स्टार्ट करो, अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है, तो बस आप इस नंबर पे मुझे कॉल करो। चलो आप लोग के लिए मैं इतना कर ही सकता हूँ, ठीक है? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आपको बिहार स्टेट कैसे क्वालीफाई करना चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल करो, मैं आपसे बात करूँगा। मैं आपको समझाऊँगा, मैं आपको जितना मेरे पास नॉलेज है, आपको गाइड करने की, तो मैं आपको बताऊँगा कि बिहार स्टेट कैसे आप आसानी से क्वालीफाई करके बीपीएससी एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। तो इस नंबर पे आपको कॉल करना है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट लेना हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, पेपर 1, पेपर 2 का, आर्ट्स ऑफ टीचिंग। काफ़ी कम रेट में आपको दिया जा रहा है मेरे भाई। बस कम रेट में देने का मकसद यही है कि जो लोग के पास पैसा से प्रॉब्लम फेस करते हैं, हर कोई पढ़ाई कर सके, हर कोई बिहार में टीचर बन सके। बस मेरा मकसद यही है। और हर किसी के पास मेरा पीडीएफ पहुँचे, क्योंकि हर किसी के पास इतने पास पैसे नहीं होते कि 400 हज़ार रुपए का बुक ऑर्डर कर सके। इसलिए आपको 100 से 300 के बीच में आपको सारा पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा आपके पास, जो आपको किसी भी पेपर हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आपका बिहार स्टेट हो, आसानी से आप क्लियर कर सकते हो। कोई भी डाउट हो इस नंबर पे कॉल करो, आप मुझसे बात करो, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मेरे लिए क्या करना है, तो मेरे लिए सिर्फ आपको वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के पास अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करना है। बाकी आप मेरे लिए इतना करो और आप इस नंबर पे मुझे कॉल करो, मैं आपका हेल्प करता हूँ। आप मेरे लिए बस लाइक और शेयर करो। आपके कोई भी डाउट होते हैं, आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, इस नंबर पे आप कॉल करो। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।